हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे नेवी डे पर रशिया का शक्ति प्रदर्शन, शामिल हुआ भारतीय युद्धपोत। भारतीय नौसेना के पराक्रम को देख व्लादिमीर पुतिन ने कह दी ऐसी बात, आप भी जानकर जाएंगे चौंक। तो वहीं क्या पाकिस्तान में फिर होने जा रहा है सत्ता परिवर्तन? इमरान खान से बातचीत को तैयार है बिलावल भुट्टो। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे वह रे पाकिस्तान फिर बदलेगी सरकार। इमरान खान से चारों ओर से बातचीत हुई शुरू, बताएंगे क्या है खबर। तो वहीं अमेरिका और जापान मिलकर बजाएंगे बीजिंग का बैंड। चीन से बढ़ते खतरे को लेकर दोनों देशों में बहुत बड़ा सैन्य समझौता। जी हां, तो वहीं हिमालय से लेकर समंदर तक अब नहीं बचेंगे दुश्मन। साथ ही बताएंगे समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष को आखिर केशव प्रसाद मौर्य ने क्यों दी बधाई। बताएंगे दोस्तों इन अटकलों के बीच जहां योगी जी को लेकर काफी गर्मा गर्मी की खबरें आ रही है, वैसे में केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पार्टी के नेता प्रतिपक्ष को बधाई क्यों दी, बताएंगे दोस्तों सारी बड़ी खबरें। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय नौसेना के पराक्रम को देखते हुए कहा थैंक यू इंडिया। बता दें नेवी डे पर रशिया का बड़ा ही शक्ति प्रदर्शन, जिसमें अपना भारतीय युद्धपोत भी हुआ शामिल। युद्धपोत का नाम INS तबर था, जो शामिल हुआ। इस दौरान आयोजित परेड का निरीक्षण करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय युद्धपोत का शुक्र अदा किया। INS तबर के सामने से गुजरते समय पुतिन ने भारतीय नौसैनिकों का शुक्र अदा करते हुए कहा कि रूसी नौसैनिक दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आपको बधाई। इस पर युद्धपोत की डेक पर खड़े भारतीय नौसैनिकों ने भी जय घोष कर उनका स्वागत किया। INS तबर युद्धपोत का निर्माण रशिया में ही हुआ है और इसे 2004 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। दोस्तों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 28 जुलाई को सेंट पीटर्सबर्ग में नौसेना परेड में भाषण देते हुए रूस के राष्ट्रीय हितों की रक्षा में नौसेना की भूमिका पर जोर दिया। तो वहीं आपको बता दें क्या पाकिस्तान में फिर होने जा रहा सत्ता परिवर्तन? इमरान खान से बातचीत को तैयार है बिलावल भुट्टो। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में ये माना जा रहा है कि एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता पनप रही है। शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली सरकार डगमगाती नजर आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सहयोगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP की तरफ से कहा जा रहा है कि वे इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ संपर्क में है। PPP की तरफ से ऐसा बयान तब आया है जब हाल ही में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अपने एक बयान में कहा था कि उन्हें पता है कि सरकार कैसे बनाई और गिराई जाती है। PPP के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अगर इमरान खान बातचीत के लिए तैयार है तो वे बातचीत करना चाहेंगे। पार्टी नेता खुर्शीद शाह ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हमेशा बातचीत से समस्याओं को हल किया करते हैं। दोस्तों आर्थिक संकट से जूझ रहे इस पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से फंड की आवश्यकता है। इसके लिए IMF ने कुछ नियमों का पालन करने और कुछ नीतियों में बदलाव करने की मांग रखी है। इसके बाद पाकिस्तान में टैक्स लगाने की चर्चा तेज हो गई है स्थानीय स्तर पर। इसको लेकर लोगों में विरोध है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी वित्तीय संकट को लेकर PMLN पर सरकार को ठीक ढंग से मैनेज न कर पाने का आरोप लगाया था। इस महीने राष्ट्रपति जरदारी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम जानते हैं कि सरकारें कैसे बनाई और गिराई जाती हैं, हम अपने लोगों को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने वादा किया था कि उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निर्णायक कदम उठाएगी। मसलन अगर पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो सत्ता परिवर्तन की भी आशंका जताई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि फिर एक बार पाकिस्तान की नवाज शरीफ की सरकार डगमगाती नजर आ रही है और फिर कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि फिर एक बार बदलेगी पाकिस्तान में सरकार। जी हाँ, अब देखना यह होगा कि इमरान खान से बिलावल भुट्टो बातचीत कर पाते हैं या नहीं, और बातचीत होने के बाद क्या सत्ता में परिवर्तन आ पाएगा। अगर आया दोस्तों तो आप मान लीजिए कि पाकिस्तान गर्त में था, गर्त में है और गर्त में ही रहेगा, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि गठबंधन की सरकार पाकिस्तान में टिक नहीं पाई है। तो वहीं आपको बता दें अमेरिका और जापान मिलकर बजाएंगे बीजिंग का बैंड। चीन से बढ़ते खतरे को लेकर दोनों देशों में बड़ा सैन्य समझौता। जी हाँ, चीन से बढ़ते खतरे के बीच उसे सबक सिखाने के लिए जापान और अमेरिका के बीच बहुत बड़ी सैन्य डील हुई है। इसके तहत दोनों देश अब मिलकर चीन की हरकतों का जवाब देंगे। जापान और अमेरिका के रक्षा प्रमुख और शीर्ष राजनयिकों ने चीन से बढ़ते खतरे के बीच अपने सैन्य सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से रविवार को टोक्यो में एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी सेना के कमान और नियंत्रण को अद्यतन करने और जापान में अमेरिका से लाइसेंस प्राप्त मिसाइल का उत्पादन बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। जापान अमेरिका सुरक्षा परामर्श समिति की बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और
रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने अपने जापानी समकक्षों योको कामिकावा और मिनोरू किहारा से 2+2 सुरक्षा वार्ता की बैठक में इस वर्ष नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से जो बाइडेन के अपना नाम वापस लेने के बाद गठबंधन को जारी रखने पर भी सहमति जताई गई। कामिकावा ने कहा कि हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, क्योंकि नियम आधारित स्वतंत्र और खुली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पूरे तरीके से डमाडोल हो चुकी है, हिल चुकी है। उन्होंने कहा ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट दौर है, समय है जब हमारा आज का फैसला हमारे भविष्य को निर्धारित करेगा, यानी कि अमेरिका और जापान मिलकर वाकई में अब जिनपिंग की बैंड बजाने वाले हैं। दोस्तों तो वहीं बता दें, हिमालय से लेकर समंदर तक अब खैर नहीं, दुश्मनों की अब नहीं बचेंगे। ये दुश्मन चीन पाकिस्तान का काल तैयार करने जा रहा अपना भारत हर भारतीय को होगा गर्व। बता दे अपनी मजबूत नौसेना के बल पर चीन जिस तरह दक्षिण चीन सागर के साथ ही हिंद महासागर में भी हावी होने की कोशिश कर रहा है, उसको देखते हुए भारत भी पूरी तरह चौकस है और ड्रैगन का फन कुचलने के लिए लगातार अपनी तैयारियों को बढ़ा रहा है। हिंद महासागर में अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए भारत पिछले कई वर्षों से अमेरिका से 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन हासिल करने के लिए बातचीत कर रहा है। इसके साथ ही वो अपना खुद का अत्याधुनिक निगरानी ड्रोन तैयार करने की कोशिश में है। अब उसे इस दिशा में अमेरिका ने बड़ा प्रस्ताव दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने कहा है कि अगर भारत उससे MQ-9B ड्रोन डील को आगे बढ़ाता है तो वो उसे स्वदेशी ड्रोन विकसित करने में कंसल्टेंसी भी प्रदान करेगा। यूएस के इस प्रस्ताव पर अब सोमवार को रक्षा खरीद परिषद की होने वाली बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। जी हाँ, नई सरकार के गठन के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाले परिषद की ये पहली बैठक होगी। इस बैठक में देश की सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बड़े और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों अब हिमालय से लेकर समंदर तक नहीं बचेगा दुश्मन। इस डील के बाद यानी कि भारत चीन पाकिस्तान का काल जा रहा है तैयार करने। ऐसे में इंडियन आर्मी को आप लोग ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, मालदीव ने इतने दिनों बाद भारत को लेकर चल दिया नया दाव। चीन के बाद भारत के साथ भी चाहता है मुक्त व्यापार। जी हाँ, क्या पिघलेगी इन दोनों देशों के बीच रिश्तों की बर्फ। आपको बता दें, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने हाल ही में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते बोले तो FTA की इच्छा जाहिर की है। स्वतंत्रता की 59वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित आधिकारिक समारोह में बोलते हुए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने उम्मीद जताई है कि भारत के साथ FTA मालदीव की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि मालदीव ने चीन के साथ FTA पर हस्ताक्षर कर लिया है और अब भारत, तुर्की और ब्रिटेन के साथ भी इस तरह के समझौतों पर काम कर रहा है। जी हाँ, मालदीव के मीडिया आउटलेट अधादू की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति मुइज़ ने कहा कि चीन के साथ FTA लागू होने पर 9 क्षेत्रों में कुल 7,897 वस्तुओं पर टैरिफ समाप्त हो जाएगा, जिसमें 298 मत्स्य उत्पाद शामिल है। इसका परिणाम ये होगा कि इन उत्पादों को चीन को निर्यात करते समय मालदीव को आयात शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो वहीं बता दें, इजराइल पर फिर बहुत बड़ा हमला। पीएम नेतन्याहू ने खाई कसम, कहा हिजबुल्लाह तुमने जो जख्म दिया है कब्र खोद डालूंगा। जी हाँ, इजराइल में 7 अक्टूबर के बाद एक बार फिर बहुत बड़ा हमला हुआ है। शनिवार को इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स इलाके के एक गांव में कई रॉकेट्स के साथ हमले में बच्चों समेत कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। इस हमले को इजराइल ने 7 अक्टूबर के बाद उसे अपने खिलाफ सबसे घातक हमला बताया है। इजराइल टाइम्स के मुताबिक ड्रूज शहर के एक फुटबॉल मैदान में यह हमला हुआ है। IDF ने शनिवार देर रात कहा कि सभी 12 मरने वालों की उम्र 10 से 20 वर्ष थी। इजराइल टाइम्स के मुताबिक तिबेरियास के निकट बारूक पाडेह मेडिकल सेंटर ने कहा कि गंभीर हालत में 4 लोगों को अस्पताल लाया गया। सफेद में जीव मेडिकल सेंटर ने कहा कि उसने 32 घायलों को भर्ती किया है, जिनमें से 6 का इलाज ट्रामा में चल रहा है और 13 की हालत गंभीर बनी हुई है और 10 को हल्की चोटें आई हैं। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने गाजा संघर्ष को समाप्त करने का बताया आसान तरीका, कहा यह सबसे कारगर उपाय है। जी हां, भारत की तरफ से गाजा और यूक्रेन संघर्ष पर शनिवार को कहा गया कि दोनों ही युद्धों में कूटनीति की एक सही रास्ता हो सकता है। सभी को मिलकर इन दोनों संघर्षों को बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाने पर जोर दिया जाए। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने इन दोनों ही मुद्दों पर भारत का स्टैंड साफ कर दिया। जयशंकर जी यहां लावो में आसियान देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए हुए थे। तो वहीं बता दें, पाकिस्तान से खबर, जमीन विवाद में 2 जनजातियों के बीच खूनी संघर्ष, 30 लोगों की मौत, 145 घायल। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में जमीन विवाद में 2 कबायली समूहों के बीच सशस्त्र संघर्ष में कम से कम 30 लोग मारे गए और 145 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि ऊपरी कुर्रम जिले के बोशेरा गांव में 5 दिन पहले भीषण झड़पें शुरू हो गई थी। इस गांव में पहले भी जनजातियों और धार्मिक समूहों के बीच घातक संघर्ष के साथ साथ सांप्रदायिक झड़पें और आतंकवादी हमले हो चुके हैं। तो वहीं दोस्तों, पुलिस ने बताया है कि अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा
गोवा के कुर्रम जिले में पिछले 5 दिन में जनजातीय संघर्ष में 30 लोग मारे गए और 145 अन्य घायल हुए। तो वहीं बता दें चीन और इटली ने फिर किया BRI जैसा समझौता, बीजिंग पहुंची जॉर्जिया मेलोनी ने खुद कर दिया ऐलान। दोस्तों इटली और चीन ने पिछले समझौतों को लागू करने और सहयोग के रूप में नए रूपों के साथ प्रयोग करने के लिए रविवार को 3 वर्षीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने चीन की राजधानी बीजिंग की आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बात कही। मेलोनी चीन के साथ इटली के संबंधों को पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रही है क्योंकि यूरोपीय संघ के साथ व्यापार युद्ध की आशंकाएं ऑटो विनिर्माण और अन्य क्षेत्रों में चीनी निवेश को आकर्षित करने की निरंतर रुचि के साथ जुड़ी हुई है। तो वहीं मेलोनी के पहुंचने पर, जॉर्जिया मेलोनी के चाइना पहुंचने पर चीनी अखबार ने क्या लिखा वो भी बता दें। ग्लोबल टाइम्स ने शनिवार को लिखा है कि मेलोनी को अब चीन का यकीन जीतने के लिए और मेहनत करनी होगी। ये वे नहीं कह सकती हैं कि वे अपने देश में किसी निवेश का स्वागत करती हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही। अखबार ने आरोप लगाया कि मेलोनी सरकार इटली में चीनी निवेश रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। तो वहीं दोस्तों बता दें जीत की ओर बढ़ रही कमला हैरिस प्रचार टीम ने सप्ताह से भी कम समय में जुटाया रिकॉर्ड चंदा। जी हां दोस्तों, कमला हैरिस के राष्ट्रपति पद के चुनाव की दौड़ में शामिल होने के एक सप्ताह से भी कम समय में उनकी प्रचार टीम ने 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का चंदा जुटा लिया है। ये जानकारी हैरिस की प्रचार टीम ने रविवार को दी। हैरिस की प्रचार टीम ने कहा कि इतने कम समय में 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का चंदा जुटा लेना वाकई में ये दर्शाता है कि हैरिस के पक्ष में समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। प्रचार टीम ने यह भी माना कि राष्ट्रपति पद के लिए 5 नवंबर को होने वाले चुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी और मतों का अंतर काफी कम रहेगा। राष्ट्रपति बाइडेन के चुनाव नहीं लड़ने के 20 जुलाई को ऐलान किए जाने के बाद से अब उपराष्ट्रपति हैरिस राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की संभावित उम्मीदवार है। तो वहीं जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, ट्रंप अपने बयानों से सुर्खियां बना रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक रूढ़िवादी ईसाई समूह द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर नवंबर में ईसाई उनके लिए वोट करेंगे तो उन्हें दोबारा वोट नहीं देना पड़ेगा। हालांकि ट्रंप ने यह टिप्पणी क्यों की ये स्पष्ट नहीं है। तो दोस्तों बता दें तालिबान ने चीन के आगे फैलाया कटोरा, मदद के लिए क्या क्या देगा। दरअसल हथियार ट्रेनिंग मेंटेनेंस को लेकर फैलाया है कटोरा। दोस्तों अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान इन दिनों चीन का शागिर्द बना हुआ है। वो चीन से हर उस चीज की मांग कर रहा है जिसकी उसे आवश्यकता है। इसका प्रमुख कारण है कि चीन के अलावा दुनिया का कोई भी देश तालिबान की मांगों को पूरा करना तो दूर सुनने को भी तैयार नहीं है। तो वहीं चीन ने तालिबान राज में काबुल में अपने पूर्णकालिक राजदूत को तैनात किया है। ऐसे में तालिबान भी खुले हाथों से चीन की हर एक इच्छा को पूरा कर रहा है, लेकिन बदले में उसने चीन से कई तरह की सैन्य सहायता की मांग की है जिसे पूरा करना बीजिंग के लिए आसान नहीं है। इसके बावजूद तालिबान आस लगाए बैठा है। जी हाँ, तालिबान का रक्षा मंत्रालय सैन्य सहायता के लिए सभी कालूम में चीनी राजदूत से तो कभी अफगानिस्तान की यात्रा करने वाले चीनी राज्य खुफिया मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल से अनुरोध कर रहा है कि तालिबान की मांगों में एयर डिफेंस सिस्टम, विशेष रूप से एंटी ड्रोन हथियार, पायलटों की ट्रेनिंग और पूर्व सरकार के दौरान बचे वाहनों की मरम्मत जैसे अनुरोध शामिल है। तो वहीं बता दें कंगाल पाकिस्तान में फटेगा जनसंख्या बम, 2050 तक दुगनी हो जाएगी इसकी आबादी। जी हाल ही में जारी 2023 की जनगणना के अनुसार पाकिस्तान की आबादी 2050 तक दुगनी हो सकती है और ये स्थिति देश की आर्थिक तंगी की ओर भी गंभीर बना रही है। दोस्तों वित्तीय अस्थिरता और बढ़ती जनसंख्या के कारण देश में अशांति बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो यानी PBS ने 7वीं जनगणना 2023 के नतीजे जारी किए हैं जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की आबादी 241.49 मिलियन है। पाकिस्तान अब दुनिया का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। हालांकि मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के कारण इस बढ़ती आबादी को संभालना मुश्किल हो रहा है। जी हां, डॉन न्यूज के अनुसार बढ़ती आबादी पाकिस्तान के सीमित संसाधनों पर भारी दबाव डाल रही है। इससे गरीबी, भूख, बीमारी और निरक्षरता जैसी समस्याएं और बढ़ने वाली हैं। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ बढ़ती आबादी से निपटने के लिए सरकार को गंभीर प्रयास करने होंगे। तो दोस्तों वहीं बता दें चीन की बात करें जनसंख्या को लेकर तो एक समय था जब दुनिया भर में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के तौर पर चीन का नाम लिया जाता था, लेकिन साल 2022 से चीन इस लिस्ट में नीचे जाने लगा और आज चीन अपने देश में जनसंख्या में आ रही गिरावट से गुजर रहा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की आई रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2100 तक चीन की जनसंख्या 1950 के दशक के बराबर हो सकती है। जुलाई की शुरुआत में जारी की गई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में चीन में आने वाले बड़े संकट से आगाह भी कराया गया है, जिसमें कहा गया है कि साल 2024 से 2054 के बीच चीन में सबसे बड़ी जनसंख्या का नुकसान होगा। तो वहीं बता दें ट्रूडो के देश में सबसे ज्यादा भारतीय छात्रों की मौत दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? 5 साल में 633 ने विदेशियों में गंवाई है जान। जी हाँ, पिछले 5 वर्षों में कम से कम 633 भारतीय छात्रों की विदेश में मृत्यु हो गई है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने शुक्रवार को लोकसभा में सनसनीखेज आंकड़ों का खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन मौतों के पीछे प्राकृतिक कारणों के अलावा अन्य कारक
नायक भी जिम्मेदार हैं। सबसे ज्यादा भारतीय छात्रों की मौत कनाडा में हुई, जहां पिछले साल 5 साल में 172 छात्रों की जानें गई हैं और इस लिस्ट में अगला यानी दूसरा नंबर अमेरिका का है, जहां 108 भारतीय छात्रों की मौत की सूचना मिली है। तो दोस्तों वही बता दें, जमात इस्लामी के 35 सदस्यों को रिहा करेगी पाकिस्तान की शहबाज सरकार। बिजली के बढ़ते बिलों के खिलाफ कर रहे थे ये प्रदर्शन। जी हां, पाकिस्तान सरकार ने हिरासत में लिए गए जमात इस्लामी के 35 सदस्यों को रिहा करने का ऐलान किया है। दक्षिणपंथी इस्लामी पार्टी के इन सदस्यों को हाल ही में तब गिरफ्तार किया गया था जब वे बिजली के आसमान छूते बिलों और बढ़ते करों यानी कि टैक्स के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार ने उन्हें इसीलिए रिहा करने का फैसला किया है ताकि उन्हें अपना प्रदर्शन समाप्त करने के लिए राजी किया जा सके। सरकार ने पार्टी की मांग पर गौर करने के लिए एक तकनीकी समिति का भी गठन किया है। जी हां, जेआई बिजली और कर वृद्धि के मुद्दों पर रावलपिंडी के मुर्री रोड के लियाकत बाग इलाके में शुक्रवार से धरना दे रही थी। सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने कहा कि जेआई के साथ पहले दौर की बातचीत के बाद सरकार जेआई के 35 समर्थकों को रिहा कर रही है। पार्टी ने उनको रिहा करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें तत्काल रिहा करने का फैसला किया है। तो वहीं दोस्तों, लाओस ने जारी किया दुनिया का पहला अयोध्या के श्री राम लला का डाक टिकट। बता दें, लाओस ने दुनिया का पहला ऐसा डाक टिकट जारी किया जिसमें अयोध्या के श्री राम जी का चित्र है। ये विशेष स्मारक डाक टिकट सेट के भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी और लाओ पीडीआर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सालेम साई कोमा सीथ ने वियंताइन में एक समारोह के दौरान संयुक्त रूप से जारी किया। लाओ पीडीआर ने श्री राम लला का चित्रण करते हुए डाक टिकट जारी किया है। ये कदम लाओस और भारत के बीच गहरे सांस्कृतिक और सभ्यता के संबंधों को दर्शाता है। श्री राम लला की मूर्ति अयोध्या के राम मंदिर में स्थित है और इसे काले पत्थर के गुणों के साथ तराशा गया है। जी ऐसे में आप लोग कमेंट में जय श्री राम कहना मत भूलिएगा। तो वही बता दें, अगर युद्ध हुआ तो बता दे उत्तर कोरिया के तानाशाह ने खाई कसम। दक्षिण कोरिया को अमेरिका से उम्मीद। जी हाँ, उत्तर कोरिया ने युद्ध की स्थिति में अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करने की कसम खा ली है। उत्तर कोरिया के सेना प्रमुख री उन रयोंग ने कहा कि अगर उनके लीडर किम जोंग उन आज आदेश देते हैं तो हम आज अपने दुश्मन को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में लगातार तनातनी बढ़ती ही जा रही है। उत्तर कोरिया की तरफ से लगातार कचड़े से भरे गुब्बारे दक्षिण कोरिया की तरफ भेजे जा रहे हैं। केसीएन की रिपोर्ट के मुताबिक 71वीं युद्ध आर्मिस्टिक उत्सव के दौरान आर्मी और नेवी के चीफ ने यह कसम खाई। इस उत्सव में तानाशाह किम जोंग उन भी शामिल हुआ था। तो वहीं आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष को केशव प्रसाद मौर्य ने दी बधाई। अखिलेश यादव से कहा आपने धोखा दे दिया। बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी यानी सपा के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष होंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने काफी दिनों से चल रही चर्चा पर विराम लगा दिया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बधाई दी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि यूपी विधानसभाओं में नेता प्रतिपक्ष बनने पर माता प्रसाद पांडे जी को बधाई है। उम्मीद है कि रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, परंतु सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पिछड़ों दलितों को धोखा दिया है। सपा के पीडीए का मतलब बहुत बड़ा धोखा है। भाजपा 2027 में 2017 की विजय दोहराएगी। जी हाँ, ये कहना है दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य का। तो वहीं बता दें, योगी के मंत्री के आदेश पर प्रभारी प्रवर्तन दल और जेई सस्पेंड हेड कांस्टेबल पर भी गिरी गाज। जी हाँ, यूपी के बलिया को लेकर ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। अब तक 18 पुलिस वालों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फरार थानेदार गोरखपुर से अरेस्ट हो गया है। दरअसल यूपी में योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बलिया जिले में बिजली चोरी के मामले को रफा दफा करने के लिए पैसा मांगने के मामले में निरीक्षक प्रभारी प्रवर्तन दल अमित कुमार यादव और अवर अभियंता विजिलेंस गोपी चंद्र गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। इसी मामले में तत्कालीन मुख्य आरक्षी राजकुमार जो इस समय फिरोजाबाद जिले में तैनात है, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए एसपी फिरोजाबाद को निर्देश दिया है। बिजली चोरी के मामले में प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज न करने के लिए ग्राम व पोस्ट चंद्रावर जिला बलिया निवासी विवेक कुमार चौहान और अंकित कुमार यादव से पैसा मांगने का ऑडियो क्लिप संज्ञान में आने पर ऊर्जा मंत्री ने यह बड़ी कार्रवाई की दोस्तों। तो वहीं बता दें, पेरिस ओलंपिक में लहराया तिरंगा। शूटिंग में मनु के मेडल जीतते ही झूमा पूरा भारत देश। पीएम मोदी ने फोन पर दी बधाई। जी हाँ, भारत की युवा शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में कमाल कर दिया। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। पेरिस ओलंपिक में भारत का ये पहला मेडल है। मनु ने पहली बार ओलंपिक में कोई मेडल जीता है। इससे पहले वो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीत चुकी थी। मनु की इस जीत ने पूरे देश को झुमा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर मनु भाकर से बात की और उनको बधाई दी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग भी उनको कांग्रेचुलेशन जरूर कहिएगा मनु भाकर जी को। हर भारतीय के लिए बड़े ही गर्व का ये मौका है। तो वहीं बता दें, राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में छात्रों के मरने के बाद 3 छात्रों की मौत पर टूटी एमसीडी की नींद अब
अब 13 अवैध कोचिंग सेंटर को कर दिया सील। जी हाँ, दिल्ली में राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 अभ्यर्थियों की मौत से छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। छात्र सुबह से ही विरोध जताने लामबंद हो गए। दोपहर में छात्रों का प्रदर्शन उग्र हुआ तो पुलिस को हल्का बल का भी प्रयोग करना पड़ गया। शाम को छात्रों ने अपने 3 साथियों की मौत पर कैंडल मार्च भी किया दोस्तों। तो उधर कोचिंग सेंटर ने 3 छात्रों की मौत पर बयान जारी करके अफसोस भी जताया है, लेकिन छात्रों ने सवाल उठाया कि आखिर किसकी शय पर ऐसे बड़े नाम वाले सेंटर बद इंतजामी के साथ राजधानी तक में कोचिंग खोले हुए हैं। उधर एमसीडी ने देर शाम कैंपेन चलाकर 13 अवैध कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया है। तो दोस्तों बता दें, त्योहारों से पहले रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा, कई स्पेशल ट्रेनों का कर दिया इंतजाम। जी हां, भारतीय रेलवे ने त्योहारों से पहले यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। पश्चिम रेलवे ने यातायात में सुविधा के लिए विशेष किराए पर 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए हैं। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई। इन ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है। जी हाँ, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों वही बता दें, सोना अभी और ज्यादा सस्ता होगा, कमोडिटी एक्सपर्ट बता रहे हैं। कीमत में क्यों आएगी गिरावट? दरअसल एक्सपर्ट का कहना है कि सोने और चांदी की कीमत में पिछले 1 साल में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। सोना बीते 1 साल में करीब 25% महंगा हुआ है। चांदी की कीमत करीब 30% बढ़ी है। सोने और चांदी में एक तरफा तेजी दर्ज की गई है। वैसे में उन्होंने कहा कि सोने की कीमत में गिरावट की कई दूसरी वजह भी है, जिसमें अमेरिका के मजबूत जीडीपी आंकड़े, बड़ी महंगाई से राहत, भू राजनीतिक तनाव में कमी और दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों द्वारा सोने की खरीदारी धीमी करना शामिल है। ये सारे फैक्टर सोने और चांदी के रेट को और डाउन करने वाले हैं। बहरहाल दोस्तों, ये टीवी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत